अनादि टीवी की खास पेशकश चुनावी चौसर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास त्रिवेदी और अब बात करेंगे हम एमपी में होने वाले उपचुनावों की। जी हां, एमपी में होने वाले उपचुनावों के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। चुनावी चौसर पर राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। उपचुनावों वाली 28 सीटों में से ही एक मांधाता सीट का सियासी हाल जाना हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने और खास बातचीत की कांग्रेस नेता ठाकुर राजनारायण सिंह से। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होना है, लेकिन इससे पहले अनादि टीवी हर एक विधानसभा पहुंच रहा है और उस विधानसभा में स्थानीय लोगों का क्या कहना है, स्थानीय लोगों की क्या मांग है, ये अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम मांधाता विधानसभा क्षेत्र में हैं। मांधाता विधानसभा क्षेत्र का नाम पहले निमाड़खेड़ी विधानसभा हुआ करता था। परिसीमन के बाद मांधाता विधानसभा क्षेत्र इसका नाम रखा गया। निमाड़खेड़ी विधानसभा से ठाकुर राजनारायण सिंह विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे और एनएसडीसी के डायरेक्टर भी रहे। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर, जो हमने अनादि टीवी ने लोगों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस से यदि ठाकुर राजनारायण सिंह मैदान में होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए जीत के लिए सबसे आसान होगा। लेकिन ठाकुर राजनारायण सिंह क्या सोचते हैं ये भी जानना जरूरी है। हमारे साथ खुद ठाकुर राजनारायण सिंह मौजूद हैं। राजनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। सबसे पहले तो ये कि ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं, हालांकि खंडवा जिले का इतिहास, आप 80 के दशक से राजनीति करते आए हैं, कभी ऐसा इतिहास नहीं रहा खंडवा जिले का कि मांधाता विधानसभा, निमाड़खेड़ी विधानसभा का कि उपचुनाव हो। तो क्या लोग कांग्रेस में रुख नहीं रहे हैं या कहीं कोई रीति नीति को लेकर बात है? देखिए साहब, सही बात यह है कि मैं 70वें साल में चल रहा हूँ और राजनीति का जो मेरा अनुभव है, और मैं आपके माध्यम से नेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि छोटे से स्वार्थ के लिए बिना सोचे समझे किसी भी दल के आदमी को, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उससे शामिल नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ से जो व्यक्ति कांग्रेस से वापस बीजेपी में गए हैं, वो सेगवा, यहाँ 5 से 5 किलोमीटर का गांव था, वहीं के रहने वाले हैं। उनसे व्यक्तिगत संबंध उनके परिवार से पहले भी अच्छे थे, अपने संबंध आज भी अच्छे। लेकिन क्या है कि वो यहाँ जनपद लड़े, जिला पंचायत का चुनाव लड़े, नंद कुमार सिंह जी के साथ में भी रहे, उन्होंने जिला पंचायत में कृषि समिति के अध्यक्ष भी रहे। मेरे सामने उन्होंने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, 8400 वोट लिए। उसके बाद में वो हमारी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के सानिध्य में चले गए। उनने 2013 का भी इलेक्शन, मेरा टिकट उस वक्त फिर कटा। 2018 में मेरे लड़के का टिकट फाइनल हो गया पूरा। उसके बाद में मेरे लड़के का भी टिकट कटा, लेकिन मेरे पे पब्लिक का बहुत प्रेशर रहा। लेकिन मैं कांग्रेसी आदमी हूँ। तो मूल बात यह है कि एक लाइन का आपका जवाब है कि जो जिस दल का आदमी रहता है वो आगे पीछे घूम फिर के वापस, अगर वो कांग्रेस का आदमी अगर बीजेपी में भी चला गया तो वो बीजेपी से वापस कांग्रेस में आ जाएगा। और तो ऐसा कैसे, उसका उदाहरण प्रेमचंद गुड्डू है, उसका उदाहरण चौधरी राकेश सिंह है। नहीं रह सकते, उनका भाई छोटा मुकेश विधायक भी रह लिया। तो ऐसा है कि जो है घर तो घर ही होता है। तो इसमें क्या है, ये सब राजनीति में ये फंदेबाजी बहुत होते हैं। तात्कालिक लाभ के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं कि साहब ये कांग्रेस का आदमी इसको बीजेपी में ला के चुनाव लड़ा लो या बीजेपी का आदमी कांग्रेस में ला के लड़ा लो, तो ये परिस्थिति बस वो जीत भी जाते, आ भी जीते, उसमें बहुत सारे लोग स्थिर भी रहते हैं। प्रेमलाल ठाकुर से छिंदवाड़ा में, तो उन्होंने ये बात कही कि मैं कमलनाथ जी की बात को अगर मानता तो मेरा ऐसा नुकसान नहीं होता। मैं बीजेपी में ज़रूर आ गया हूँ, एमएलए भी बन गया हूँ, लेकिन साहब जीवन में मौका है तो ऐसी गलती मत करना। तो मेरे पे तो साहब सिंघा महाराज की अखंड कृपा। एक ऐसा दौर आया जब बीजेपी वाले लेने को तैयार और दूसरे लोग भगाने को तैयार, लेकिन सिंघा जी और ओंकार महाराज की अखंड कृपा है। मेरा घर देश आज़ादी के पहले से कांग्रेसी साहब, तो हम तो कांग्रेस में ही पैदा हुए और कांग्रेस में मरेंगे, इसलिए हम कोई बाहर नहीं गए। अब जो गए हैं उनके कारण ये इलेक्शन की जो परिस्थितियां बनी है, तो ये 25 ही लोगों ने, जिस मात्र संस्था ने आपको विधायक बनाया, तो इन्होंने किसी को नहीं धोखा दिया, राजनीतिक पार्टी को नहीं धोखा दिया, इन्होंने अपनी माँ को धोखा दिया है। तो जो व्यक्ति अपनी माँ को धोखा दे सकता है तो वो दुनिया को भी धोखा दे सकता है।
लेकिन राजनारायण जी, आपने कहा कि तात्कालिक लाभ के लिए लोग ऐसा कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा कुछ दशक पहले पहुंचूं, जब आप विधायक थे। सामने राणा रघुराज सिंह तोमर जैसे नेताओं को भी आपने चुनाव हराया है। तो उस समय से आज भी हमने स्थानीय लोगों में कई चर्चा की है, तो राजनारायण सिंह को कांग्रेस या राजनीतिक दल के अलावा परिवार का सदस्य मानते हैं। आप एनएसडीसी के डायरेक्टर भी रहे हैं, तो ऐसा क्या आपके आपके जीवन की ऐसी उपलब्धि जिसके बाद आप मतलब सुकून महसूस करते हैं कि हाँ, मैंने वो मानधाता या निमाड़खड़ी की जनता के लिए किया? मेरे को 1985 में आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने बुला के टिकट दिया था, और राजनीति संरक्षण मेरे पे हमेशा कमलनाथ जी का रहा, और मेरे पे दिग्विजय सिंह जी भी कृपा रही। मेरे से सुभाष यादव के भी बहुत मधुर संबंध रहे। मैं कांग्रेसी आदमी रहा। मैंने आदरणीय श्यामाचरण जी के कार्यक्रम में भी कभी कमी नहीं रखी। मोतीलाल बोरा के कार्यक्रम कराए, महाराज अर्जुन सिंह जी के कार्यक्रम कराए, दिग्विजय सिंह के कार्यक्रम कराए, ज्योतिराज के भी कार्यक्रम, और मैंने बड़े महाराज का भी कार्यक्रम कराया। मैं कांग्रेस का आदमी, मैं गुटबाजी में कभी विश्वास नहीं करा। अब प्रश्न ये है कि ये जो परिस्थितियाँ पैदा होती है, मैं जिस घर में पैदा हुआ, मेरे पिता ठाकुर जसवंत सिंह जी भूतपूर्व जागीरदार थे, बड़े आदमी थे। जिस गांव में इसका नाम पुनर्वास स्थल पुरनी है और गांव है बिजोरा माफी, ये हमारी जिस ज़मीन पे बैठे ये भी हमारी ख़ानदानी ही ज़मीन है। लेकिन मेरे में ये संकुचित और छोटी सोच कभी नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि जिस घर में आप बैठे हैं, ये घर में देश आज़ादी के पहले छुआछूत नहीं थी। देश आज़ादी के पहले जब 51 में जागीरें मर्ज हुई, तो मेरे पिता ने सबसे पहले ब्राह्मणों को ज़मीनें उनके नाम पे कर दी। आदिवासी एससी और एसटी के लोगों को चैनपुरा हजारों एकड़ ज़मीन देकर मेरे ग्रैंडफादर चैन सिंह के नाम से गांव बसाया। और एक सेकुलर सोच देश आज़ादी के पहले थी। जब देश आज़ादी के पहले मेरे पिता कांग्रेसी थे, इसलिए परिवार कांग्रेसी है। और आज भी उसी तरीके से चलते हैं कि ब्राह्मण है, गाय ब्राह्मण और धर्म के लिए छतरी पैदा हुआ, तो वो भी मेंटेन करते हैं। छुआछूत यहाँ होती नहीं, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है जात पात का, इंसान से बड़ा कोई नहीं है। अब जो एक और संत सिंगाजी महाराज का आपने जिक्र किया, एक प्रसंग है जो मैं जब अनादि टीवी की टीम खातेगांव से गुजर रही थी, तब किसानों ने भी इस बात का जिक्र किया था, ननासा के। वो प्रसंग मैं राजनारायण जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब हेलीकॉप्टर सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचा और वो वहां से उड़ान नहीं भर पाया। देखिए, 13/4/99 का जिक्र है। दिग्विजय सिंह पुरनी आए थे, और उस दिन 1000 बाय 1000 का सामियाना था और 5 गुना पब्लिक थी। 1 लाख, मतलब 4 फुट में एक आदमी बैठता है, तो ईमानदारी के लाख लोग थे, 1 लाख से सवा लोग। तो यहाँ दिग्विजय सिंह दंतेवाड़ा से आए, लेट हो गए। यहाँ हमने सिंगाजी क्या है, सिंगाजी संगी ऋषि का अवतार है। सिंगाजी ने वो जो कुंवारी भैंस का दूध धोया, गार पत्थर मिलाए, और गुरु मनरंग को खीर जब खिलाई हुआ तलई पे, वो सब चीज़ें यहाँ हमने बता दी थी। और जब गए तो घर में रोने लग गए। तो सिंगाजी नर के नारायण हुए। सिंगाजी जो थे वो निर्गुण पंथी संत हुए, सरंगी का अवतार है। वहाँ जब गए, उनका तोलादान हुआ, जब हेलीकॉप्टर में बैठे, स्टार्ट हुआ, हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुए तो उड़े नहीं। सिंह साहब पायलट थे। दूसरी वक्त स्टार्ट हुए जब, तो भी उड़ा नहीं। तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि नीचे उतरो, विजय लक्ष्मी, अजय सिंह जी भी थे, अपन कार में बैठे और ओंकारेश्वर चले, और नहीं तो यहाँ घोषणा करो। तो उन्होंने ये घोषणा करी। उस वक्त एनएचडीसी नहीं बनी थी। हेलीकॉप्टर उड़ा, सनावत के पास उतर गए, और उसी 13/4/99 को आदिवासी धर्मशाला ओंकारेश्वर का भूमि पूजन हुआ। और वो जीवन का सबसे बड़ा मूल काम था कि जीवन की एक इच्छा थी कि अपने लोगों के लिए कोई काम करते हैं, पर आदिवासियों के लिए इतनी बड़ी आज 5 करोड़ की इमारत जो बनी है, वो ओंकार महाराज की कृपा से बनी है साहब। राजनारायण जी, आप उसके बाद एनएसडीसी के डायरेक्टर रहे। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा, आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो इंदिरा सागर वाटर रिजर्व एरिया है, वो उसका पानी यहाँ तक आ गया है। मतलब यहाँ से देखा जा सकता है। ये खास तौर पर यहाँ पर जो लोग रहते थे, उनकी जीवन यापन के लिए, चाहे मछुआरे हो या दूसरी समाज के लोग हो, तो इनके लिए किस तरह से व्यवस्था आपने की, या उनके साथ वो जीवन यापन कर सके, ये क्या व्यवस्था आपने की है? क्या इसके लिए काम किए या क्या करना चाहते हैं? नर्मदा किनारा, इसमें कहार, ढीमर, मल्लाह, केवट, कोरकू, नायक,
हर जात का, यानी मच्छी का काम नर्मदा किनारे रहने वाले प्रत्येक जाति के लोग जानते हैं। सब हुआ ये कि सरकार चली गई, बाबूलाल उमा भारती गई, बाबूलाल गौर आ गए। बाबूलाल गौर ने, एक कश्यप करके जबलपुर के एक मंत्री थे, उन्होंने क्या करा नहीं करा, उन्होंने हजारों हजारों लोगों का हक छीन लिया और महासंघ के थ्रू इसमें ठेका पद्धति लागू कर दी। उस ठेका पद्धति से हजारों हजारों लोगों का नुकसान हुआ। कांग्रेस की पॉलिसी ये थी कि टूब प्रभावित की जो समितियां, आज भी वही समितियां मार रही, लेकिन मलई ठेकेदार ले जा रहा है। तो वो फायदा किसको मिलता? समितियों को मिलता। वो आज ठेकेदार को फायदा मिल रहा है। जीवन में मौका मिला और कहीं ईश्वर सिंघा महाराज, ओंकार महाराज की कृपा से अगर सरकार बन गई तो चाहे न्यायालय में जाना पड़े, क्योंकि ठेका है, आदमी खट चला जाएगा कोर्ट में। लेकिन ये डूब क्षेत्र के लोगों के लिए, एक तो ये लॉकडाउन में समाप्त कर दिया लोगों को, बहुत बुरी स्थिति में लोग हैं, तो जीवन में मौका मिला। तो साहब ये तालाब ठेका पद्धति से ख़त्म कराने के लिए तो ज़िंदगी में जो कुछ अगर अपने को देना पड़े वो सब दे देंगे, बलि चढ़ जाएंगे भले ही, पर लोगों को ये हक दो दिलाएंगे, क्या है उसमें ईंट से ईंट बजाना पड़ेगा। राजनारायण जी, अब मानदाता विधानसभा के लिए चुनाव आयोग ने भी संकेत दे दिए हैं कि जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं वो बिहार विधानसभा के साथ ही करवाए जाएंगे। ऐसे में क्योंकि पिछले बार का जो चुनाव था उसमें उत्तम पाल सिंह भी दावेदार थे, है ना, ये लोग कह रहे हैं एंड वक्त पर उत्तम पाल सिंह का टिकट कटा। अब क्या राजनारायण सिंह मैदान में होंगे या उत्तम पाल सिंह होंगे? देखो साहब, 2013 में जब मेरा टिकट कटा था, उस वक्त मैंने निर्णय कर दिया कि अब आगे जो है अपन उत्तम को ही लड़ाएंगे। और ये बात दिग्विजय सिंह जी ने जब परिक्रमा में आए तब भी उन्होंने ही कही कि राजनारायण तुम अब आराम कर, उत्तम को आगे कर। हम जिन नेताओं के पास भी गए उन्होंने उत्तम का ही नाम बोला। मेरा एक ही पुत्र है और उत्तम मेरा पुत्र है, इससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना इस बात का है कि ये यूथ कांग्रेस के बहुत लंबे समय अध्यक्ष रहे और इन्होंने खुद की यहाँ से वहाँ तक टीम तैयार कर ली। कल हम 2 दिन जब किल्लोद के दौरे पे गए तो हमारे साथ तो मतलब 1/4 तो लोग थे, पर उत्तम पाल के साथ हमारे से 4 गुना लोग थे। उत्तम की टीम भी साथ में चल रही थी, दोनों फॉर्च्यूनर हमारी अलग अलग और उन लोगों की गाड़ियां अलग अलग। तो बाप जो 70 साल का वो कहता है कि राजनारायण सिंह तुम चुनाव आपको ही लड़ना पड़ेगा, तो उसके सामने उसके लड़के बोल रहे नहीं 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 दादा नहीं, भैयू दादा चुनाव लड़ेगा। तो बात यह है कि ये उपचुनाव है साहब। उपचुनाव में चुनाव लड़ने वाले से ज़्यादा चुनाव लड़ाने वाला अप टू डेट होना चाहिए। तो चुनाव का जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो कांग्रेस के लोगों को भी भली भांति जानकारी है। मैं कांग्रेसी आदमी हूँ, चुनाव यहाँ कांग्रेस लड़ेगी। अब लोगों ने एक दिन रात में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए कि चुनाव में क्या होगा, तो मैंने कहा कि भैया चुनाव लड़ेगी और हवेली तो हमेशा कांग्रेस के साथ में रही है और हवेली कांग्रेस का चुनाव लड़ेगी, आप टेंशन मत पालो। तो स्थिति ये है कि कमलनाथ जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं और उनको सारा जायजा है। एक एक सीट बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्थिति यह है कि मेरी काम करने की क्या क्षमता है इसको कमलनाथ जी बहुत अच्छे से जानते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी जानते हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जानते हैं। मेरे को तो ऑब्जर्वर बना दिया था न सुहासरा का, मगर चूंकि यहाँ के विधायक ने इस्तीफा दे दिया तो ऐसी स्थिति बनी है साहब। तो मतलब मैं तो काफ़ी अनुभवी आदमी हूँ राजनीति में, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको यहाँ से कांग्रेस का एमएलए जिताना है। हमारे लिए ये लोभ लालच नहीं होना चाहिए कि इस उम्र में मैं ही चुनाव लड़ूं, ये तो मूर्ख जैसी बात हो गई। तो कांग्रेस के आदमी को चुनाव जिताने की क्षमता ईश्वर ने दी है और वो इसलिए दी है कि लोगों से व्यक्तिगत संबंध है, लोगों से प्रेम भाव है। ये थे ठाकुर राजनारायण सिंह, जो बड़ी ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते नजर आए। राजनीति में आमतौर पर यह होता है कि जब पिता राजनीति में होता है तो यह कहता है कि बेटा चुनाव लड़ेगा, लेकिन यहाँ राजनारायण सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि यदि बेटे ने काम किया है, यूथ कांग्रेस में काम किया है और उनके साथ यदि कार्यकर्ताओं की फौज है तो उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। इसके साथ ही पिछले तमाम जो उनके अनुभव रहे हैं, विधायक रहते हुए, एनएसडीसी के डायरेक्टर रहते हुए, वो तमाम अनुभव उन्होंने हमारे साथ साझा किए और ये साफ तौर पर कहा कि उनका आने वाली समय में उनकी प्राथमिकता क्या होगी ठेका पद्धति खत्म करने की, और जो काम उन्होंने अपने विधायक काल में किए हैं। अब ये देखना होगा कि मानधाता विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होना है, ऐसे में मानधाता विधानसभा की जनता आखिर किसे अपना जनादेश देती है।
कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, पुरनी, मांधाता, अनादि टीवी। कांग्रेस के बाद बात बीजेपी की भी कर लेते हैं। आखिर नारायण पटेल ने क्यों छोड़ा कांग्रेस का हाथ और क्यों हो गए बीजेपी के साथ? बीजेपी उम्मीदवार नारायण पटेल से खास बात की हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। मध्य प्रदेश में सत्ता का फाइनल होना है। दरअसल सत्ता का फाइनल इसलिए क्योंकि जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होना है वो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में सबसे अहम भूमिका अदा करेंगी। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसी ही एक उपचुनाव वाली सीट मांधाता में। मांधाता खास तौर पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज पर भी लोगों की गहन आस्था है। हमारे साथ मौजूद हैं मांधाता क्षेत्र के पूर्व विधायक नारायण पटेल जी। हम उन्हीं से आज बात करेंगे। नारायण जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या जरूरत पड़ी आपको कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा? मैं 1995 से 23 जुलाई 2020 तक बड़ी ईमानदारी से कांग्रेस का काम किया, उसमें कोई दो मत नहीं। और मेरा लक्ष्य है जनता की सेवा करना। कहाँ से करना, कैसा करना, आम जनप्रतिनिधि की सोच रहती है कि पब्लिक ने जिस उम्मीद से अपने को निर्वाचित करके बड़े पदों पे विधानसभा में मुझे अपने आप को भेजा है 2018 में, और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उस राहुल गांधी जी ने भी जो मध्य प्रदेश में आकर चुनाव का जो शंखनाद किया था, उसमें किसान का था, बेरोजगारों का था, गरीब परिवारों का था। इस प्रकार के, चाहे अपने कन्यादान, बच्चियों की शादियों के लिए कन्यादान का मुद्दा हो, तो उसमें ठीक है सरकार चलती, हम लोग सहयोग करते रहे। अब सिंधिया जी ने भी जो कहा था गलत नहीं कहा था, भाई ये मुद्दे हल नहीं होंगे तो रोड पे उतरना पड़ेगा। और उसमें कोई सकारात्मक इधर से भी कोई जवाब नहीं आया, सरकार गिर गई। अब मैंने भी अपने आप में विचार किया कि अपन ने भी 15 महीने में कुछ कर पाए नहीं, जनता तो जवाब जनता को देना पड़ेगा। अब ये सारे मुद्दे अपने आप में मनन करता गया, मैं अपने आप में कमज़ोर होता गया, और कमज़ोर होते होते अपने आप में ग्लानि आने लगी। स्वाभाविक बात है, जब जनता का अपन काम नहीं कर पाएंगे तो ग्लानि आना और इस प्रकार का मतलब कमजोरी महसूस करना, देखते 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 6 महीने बीत गए। मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ, और ज्वाइन होने के बाद मैंने इधर भी देखा, मैंने उधर भी देखा, तुलना की कि कौन हमारी जनता की सेवा कर सकता है, वो रास्ता मैंने अपना लिया। नारायण जी, मांधाता विधानसभा क्षेत्र में निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज पर गहन आस्था है, आपकी भी है, स्थानीय जनता की भी है। फिर क्यों लोग संत को जिनकी पूजा करते हैं, जिनको पूजते हैं, तो क्यों शुरुआत होती है कि सिंगाजी की समाधि पर हाथ रख दिया जाए और उनके सवालों का जवाब दिया जाए? जो सज्जन मेरे खिलाफ में इस प्रकार का वो आरोप प्रत्यारोप अपने आईने में झांक के देखे। मैंने कहा, अभी कुछ दिन पहले रूबरू हुआ था मीडिया से, मैंने कहा कि मैं चलने को तैयार हूँ सिंगाजी में, पर मैं भी जवाब करूँगा। सिंगाजी पे पहले आपने जो, मैंने तो खैर अभी पार्टी चेंज की, महीने भर 2 महीने ये स्थिति बनी, पर ये विगत दिनों से जो नुमाइंदे, जो सज्जन मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप मैं भी रखूँगा मुद्दा। भाई आप सिंगाजी को मानते हैं, सिंगाजी के अनुयायी हैं, तो चले उस पर हाथ धरें। मैं भी जो प्रश्न करूँगा उस पर हाथ धरें, और मैं भी जो आपने आरोप लगाए मैं हाथ धरूँगा, मैं हटने वाला नहीं हूँ। नारायण जी, ये भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया, अब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, आप भी किसान हैं जी। क्या किसान कर्ज माफ़ी कोई सॉल्यूशन है, कोई उपाय है? और पिछले समय में जो कमलनाथ ने कर्ज माफ़ी की थी उसका क्या असर आपकी विधानसभा क्षेत्र में? देखो स्थिति ये बनी, वहाँ से कर्ज माफ़ी जैसी घोषणा हुई, बिगुल बजा। हाँ,
जैसे ही बिगुल बजा कर्ज माफी का, तो किसान ने अपने आप में संतुष्ट हो गया कि भाई अपने आप में 2 लाख रुपए का जो कर्ज है। देखो किसान का एक सिस्टम रहता था। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ तो करना पड़ेगी, उन्होंने 0% पे जो ब्याज किसानों को दिया ऋण माफी का। अब ये सकाराम भाई है, उनका 2.5 लाख का जो कर्ज है सीसी लोन है, वो क्या करता था कि 1 लाख की अपनी फसल आई, हाँ 1 लाख की फसल लाकर और 1 लाख अपने रामलाल से उधार ले लेता था, बैंक अकाउंट में जमा करता था, दूसरे दिन केसीसी का खाता चालू हो जाता था। और स्थिति किसान के साथ में ये बनी, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। वो जो 1 लाख की जो फसल बेच के आया किसान, उसने अपनी बेटी की सगाई में, अपने घरू काम में वो भी खर्च कर दिए, और वो आराम से निश्चिंत होकर अपने घर आराम से निश्चिंत हो गया कि अपने 2 लाख का कर्ज माफ हो गया, अपने ये काम भी कर लिया। और धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि 2 लाख तो छोड़, जब वो बेचारा अभी रबी की फसल आई, बोने की, खरीफ की फसल जो आई है, ये आई वो आई, खरीफ की स्थिति में मेरे पास कम से कम 100 से 200 लोग ऐसे आए कि भैया न तो हमको अब बैंक दे रही, हमारा खाता 2 लाख से बढ़कर 2.5 लाख हो गया, ब्याज लिए, ब्याज चला, 18 डिफाल्टर ब्याज चला। आप बैंकों में पता लगा देना, किसान मतलब उसमें ग्रसित हो गया दंड ब्याज में, और उसकी पूरी व्यवस्था चौपट। उसको सोसाइटी से खाद मिलना था, मिला क्या? उसको बीज मिलना था, मिला क्या? वो पूरी तरह जाम हो गया। और शिवराज सिंह जी के टाइम पे 0% ब्याज में वो अपना सिस्टम बना था बेचारे का, उसका जो सिस्टम था वो सिस्टम खराब हो गया। मेरे यहाँ कम से कम 109 करोड़ 7 करोड़ का आकलन आया। अब उसमें भी फिर कमलनाथ जी ने थोड़ा सा एक रास्ता बीच में ये निकाल दिया, बोले 25% राशि में समझा दिया, जिसका 4 लाख का कंपनसेशन बना, नुकसानी बनी, उसको 25% राशि दे दी। बाकी राशि का मैं बोलता रहा, मैंने कहा साहब मेरे यहाँ के किसान परेशान हैं, दुखी हैं, ऋण माफी छोड़ो पर ये राशि दे दो। क्या आपको समय मिलता था कमलनाथ सरकार में कमलनाथ जी से मिलने के लिए? क्योंकि कई विधायक और मंत्री भी ये कहते नजर आए थे कि साहब टाइम नहीं देते। एक तो पूर्व विधायक हैं, अब मंत्री भी हैं, वो ये कहते थे कि चलो चलो। ठीक है, जाता था मैं तो, और जाने के बाद उनको 2 बार मेरी विधानसभा में लेके आया। अब लाने के बाद भी जितने मैंने जनता ने मेरे से जो मांग की, चित्र का आकलन तो मेरे को है जनता की यहाँ कौन सी मांग आती है आवश्यक, वो सारे सिंगाजी में थर्मल पावर प्लांट में आए, उसमें मैंने लंबे उनको बिंदु दिए। हंत्या में आए, उसमें भी लंबे बिंदु दिए, पर उसका नतीजा मेरे को कुछ नहीं मिला, एक भी मुद्दा हल नहीं हुआ। सिंगाजी वाला घोषणा कर गए थे, उसके लिए भी मैंने बार बार कहता रहा कमलनाथ जी से, बोले ठीक है देखेंगे ये। मतलब कुल मिला के आपको मलाल रहा कि आप 15 महीने क्षेत्र की जनता के लिए वो काम नहीं करवा पाए जो करवाना चाहिए था। नहीं, और नहीं, आत्मग्लानि की वजह से आपने, अब ये बीजेपी की तरफ से आप मैदान में होंगे, अब ऐसे क्या रहेंगे बिंदु रहेंगे, क्या योजनाएं रहेंगी, क्या प्लान रहेगा जो आप मानधाता क्षेत्र की जनता को समर्पित करने जाएंगे चुनाव जीतते हैं तो? यहाँ मानधाता का मैं अपने आप में बताऊं कि बीजेपी ने विकास के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे उद्वन सिंचाई हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे रोडों वाला जाल वाला मामला हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, ये कोई कमियां नहीं है। और कुछ यहाँ की जो बिंदु है मैं जनता से पूछ रहा हूँ, और मैं माननीय शिवराज सिंह जी से जब मैं जुड़ा, मेरा एक मुद्दा था कि मेरे क्षेत्र का विकास होना। उन्होंने भी टाइम दिया, बोले बड़ा पद है आप सोच लो। मैंने कहा ठीक है, सोच लिया। अब मैं अपने आप में इधर काम कराने में अक्षम रहा, सोच लिया, इस्तीफा फिर उनको दे दिया। मैंने कहा साहब सोच लिया, ठीक है आपके क्या मुद्दे हैं? तो मैंने कहा मेरे क्षेत्र के मुद्दे हैं 10-5 जो मुद्दे हैं बताए हैं। उन्होंने स्वीकार किया, बोले ठीक है सने उसको करेंगे। और उसमें मुंदी का तहसील वाला है, तो नगर पंचायत पुनासा का है, तो वहाँ वाटर सप्लाई का है, ये हमारे इसमें उद्वहन वाले मामले में कुछ 193 करोड़ का मैंने डीपीआर उसको बना के कमलनाथ जी को भी दिया था, पर वो सार्थक नहीं हुआ। यहाँ भी इन्होंने इनसे मैंने बोल दिया
कि साहब ये मेरे को बोले ठीक है, आपको नर्वस नहीं होने देंगे, आप जो कहेंगे आप काम करें। आखिरी सवाल, बीजेपी में आने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या सहयोग, समन्वय, किस तरह से आप बीजेपी को देखिए, ये दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चलता है। मेरे भी 25 साल की राजनीति है, मैं पूरा परिपक्व हूँ। इसमें संगठन चलता है। संगठन जो करता है, जिस दिन से आया और जो मेरे प्रोग्राम बने, सब संगठन तय करता है। और कांग्रेस में व्यक्ति चलता है। अब इसमें जितना भी करूं, मैं करूं या करूं, ये करूं वो करूं, ये सिस्टम थोड़ा चेंज है। और भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल सुकून महसूस कर रहा हूँ। यहाँ मैं कांग्रेस से इसमें मेहनत कम मेरे को लग रही है। यहाँ एक सिस्टम बना है बूथ लेवल तक का, सेक्टर लेवल तक का, मंडलम लेवल तक का बना है। कांग्रेस में तो मैंने अपने आप बनाता था। और हालांकि कांग्रेस की भी भाई, कांग्रेस में भी मैं ही था सर्वे चिकित्सा नहीं कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस ने भी मेरे को दिया, उसकी चिकित्सा नहीं कर रहा हूँ। पर बस कांग्रेस में मैं फेल हुआ हूँ। कांग्रेस की मैं बुराइयाँ मैं तो मंच से करूँ, न बीजेपी की बुराइयाँ करूँ, मैं फेल हुआ हूँ। मैं अब किन पे आरोप लगाऊँ? बस मेरा मकसद यही है, जनता, चाहे मैं राजनीति से घर बैठूंगा और सेवा करूंगा, पर बस अर्थ है कि जनता के लिए लड़ता रहूंगा बस। कटाक्ष करना मेरी आदत नहीं, मैं अपनी लाइन बड़ी करता हूं, यह कहना है मांधाता के पूर्व विधायक नारायण पटेल का। इस बार उपचुनाव होना है, जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और यह भी साफ तौर पर कहा कि आत्मग्लानि थी, क्षेत्र की जनता के लिए काम नहीं करवा पाया और इसीलिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ। बहरहाल बीजेपी में शामिल हुए नारायण पटेल और साफ तौर पर यह भी कहते नजर आए कि यहां संगठन काम करता है, एकला चलो की पद्धति नहीं है। अब मांधाता विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जनता जनार्दन आखिर क्या रुख अख्तियार करेगी, ये तो वक्त के साथ ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात नारायण पटेल ने कही कि क्षेत्र में निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज के प्रति सबकी आस्था है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए तो मैं मौजूद रहूंगा, लेकिन सवाल भी करूंगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, मांधाता। तो ये थी मांधाता विधानसभा की सियासी तस्वीर, जहां हमने बात की ठाकुर राजनारायण सिंह से और इसके बाद नारायण पटेल से। इसके बाद काफ़ी कुछ संशय जो कि बने हुए थे वो हमें उम्मीद है कि स्पष्ट हो चुके होंगे। हमारी इस विशेष पेशकश चुनावी चौसर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।